जी अस्सलाम वालेकुम। कैफसिक्स लेक्चर रिवीजन क्लास हमारा सेकंड लेक्चर है इसका। प्रीवियस लेक्चर में हमने तकरीबन लगभग 50% के करीब पेपर को डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में आपने पेपर को किस तरतीब से अटेम्प्ट करना है। स्टेप नंबर 1 पहला फेज़ आपका होगा 15 मिनट रीडिंग टाइम वाला, जिसमें आपने MCQs अटेम्प्ट करने हैं। स्टेप नंबर जो सेकंड फेज़ होगा आपका MCQs अटेम्प्ट करने के बाद वो फिर आपने किधर जाना है, फाइनेंस वाले पोर्शन की तरफ। और बजटिंग, या अगर बजटिंग नहीं टेस्ट हुआ तो जो लेंथीएस्ट क्वेश्चन होगा उसको छोड़ के बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये हमने कर लिया था। फिर इसके बाद जब फाइनेंस का पोर्शन एक क्वेश्चन के अलावा बाकी फाइनेंस का पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपने शिफ्ट कर लेना है मैनेजेरियल पोर्शन की तरफ और मैनेजेरियल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैनेजेरियल में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी पूछता है और केस स्टडी भी पूछता है। नॉर्मली ब्लेंडेड क्वेश्चन होता है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन और उस कंसेप्ट से रिलेटेड केस स्टडी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजेरियल पोर्शन। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड और लास्ट पार्ट। क्वेश्चन 2, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहे ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज ऑफ आउटसोर्सिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग एंड डीलेयरिंग in the context of impact of technological changes and the need for organization adjustment। कहता है मेरे को ये 4 स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन कर दो। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज? आउटसोर्सिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग, डीलेयरिंग। ये बेसिकली केस स्टडी नहीं है, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, पार्ट बी में क्या कह रहा है? अब पार्ट बी में देखेगा इसी कंसेप्ट से रिलेटेड केस स्टडी टेस्ट करेगा। कह रहे सजेस्ट द राइट स्ट्रेटजी फॉर ईच ऑफ द मेंशन्ड एंटिटीज। एंटिटीज कौन सी है? ये ऊपर एंटिटीज EF, SF, SA, ये एंटिटीज है। कह रहे राइट स्ट्रेटजी बताइए बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन्ड इन पार्ट A अबव, प्रोवाइड रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे जो ये स्ट्रेटजीज आपने एक्सप्लेन की है ना, मुझे बताइए इस एंटिटी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सूटेबल है, इस एंटिटी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सूटेबल है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी। यानी अब उसने वो जो हमारा रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट था उसे केस के साथ रिलेट करवा दिया है। पार्ट बी केस स्टडी का क्वेश्चन है, पार्ट ए रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है और पार्ट बी हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन। बताइए एग्री करते हैं? चलिए, है मार्क्स 4-4 नंबर वैसे चले, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग क्या है? कोई अपने ऑपरेशंस किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देना, उसे एंगेज करना और खुद को और बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना, आउटसोर्सिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? अपना इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रक्चर को रिवाइज करना। ठीक है, यहाँ बिल्कुल या मर्ज कर दिया जाए बिजनेस एक्टिविटीज को, डिपार्टमेंट्स को, या डीमर्ज कर दिया जाए। डाउनसाइजिंग क्या है? बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, एक्टिविटी स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस करना, ये डाउनसाइजिंग। अच्छा, डाउनसाइजिंग और डीलेयरिंग में फर्क क्या है? डीलेयरिंग से मुराद है जो मैनेजमेंट लेयर्स है या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको रिड्यूस करना। भाई ये टॉप सीनियर, सीनियर, जूनियर और फिर ट्रेनीज फॉर एग्जांपल, ये 4-5 स्ट्रक्चर अगर हों, इस सारे दरमियान के स्ट्रक्चर्स को निकाल दिया जाए, ये डीलेयरिंग कहलाता है। डीलेयरिंग से क्या होता है? एक तो आपकी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं ऑपरेशंस, और दूसरा आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। डाउनसाइजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस करना, डीलेयरिंग मैनेजमेंट लेवल्स रिड्यूस करना। ठीक है, मुझे बताइए डीलेयरिंग की जरूरत कहाँ है? मल्टीनेशनल कंपनीज में या गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज में? कहाँ पे डीलेयरिंग की जरूरत है? गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस में। वहाँ पे स्ट्रक्चर वो पुराने गोरों के जमाने के, एक से अफसर तो बड़ा अफसर, छोटा अफसर, पता नहीं कौन कौन सा है। अब आपने एक्सप्लेन कर दिया कंसेप्ट, अब आपने हर एक इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है, बताना यहाँ पे किस स्ट्रेटजी की जरूरत है। राइट स्ट्रेटजी बताई तो शाबाश मिलेगी, गलत स्ट्रेटजी बता दी तो कंपनी डूब जाएगी और कंपनी के साथ आप भी डूबेंगे। पहले स्ट्रेटजी
कह रहा है presented law scenarios of 3 entities, each confronting unique challenges necessitating structural changes. पहला, easy foods, EF, a long-standing frozen food item producer with a large workforce, underline करें, कुछ सिग्नल मिल रहा है? Yes, sir. Has started using automobile production and packaging machinery, which has greatly reduced manual work and production time. As a result, 40% of workforce now face reduced or no work. 45% reduce. तो कौन सी स्ट्रेटजी है? डाउन साइजिंग. रीजन सर ये भाई 45% वर्कफोर्स फारग बैठी है या रिड्यूस आवर्स है, उसको कट कर देना चाहिए. ठीक है, 45% ऑफ द वर्कफोर्स नाउ फेस रिड्यूस्ड आवर्स और नो वर्क. ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं डाउन साइजिंग करो. डीलेयरिंग तो नहीं करनी, आउटसोर्सिंग तो नहीं करनी. ओके फर्स्ट जी, हाँ जी लिखेंगे राइट स्ट्रेटजी क्या है, नंबर लिख के डाउन साइजिंग. फिर इसके नीचे डाउन साइजिंग को एक्सप्लेन नहीं करना, डाउन साइजिंग को एक्सप्लेन आप इधर कर चुके हैं, इधर हाँ रीजन लिखनी और रीजन इसके अंदर से निकलनी है, रीजन खुद से नहीं देनी, रीजन इसके अंदर से नहीं. और इसके अंदर रीजन कहां पड़ी है, ये लास्ट में ये चीज. Second, spicy foods SF structured with multiple management levels. Multiple management levels. Signal मिल रहा है मुझे हल्का हल्का. Multiple management levels. Faces decision making challenges and delays in addressing issues. Delays in addressing various management level. Delays in addressing issues. फिर क्या? In a recent presentation to the CEO Human Resource Department highlighted that technological advancement in SF has resulted in 40% overlapping duties across many levels of management. ठीक है, 40% ओवरलैप कर रहा है, यानी एक का काम दूसरा, दूसरे का काम तीसरा, ये ओवरलैप कर रहा है 40%. कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है? डीलेयरिंग. एक कम ना कर दिया जाए लेबर फोर्स को. हाँ जी, डिसीजन के अंदर लेट हो रहे हैं. शाबाश. हाँ जी, बार बार चिट्ठी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, इतराज लग रहा है वगैरह वगैरह. तो क्या स्ट्रेटजी, अच्छा स्ट्रेटजी हमारी कौन सी हुई यहाँ पे सूटेबल? डीलेयरिंग. किस इंफॉर्मेशन से पता चला? किस इंफॉर्मेशन से पता चला? हाँ जी, मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल से, डिलेज इन एड्रेसिंग इश्यू से और ओवरलैपिंग ड्यूटी से. ओवरलैपिंग ड्यूटी भी एक प्रॉब्लम को शो कर रहे हैं कि जैसे एक काम के लिए जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे एक ही काम हो रहा है. एग्रीड? सेकंड, थर्ड में प्रॉब्लम, सेकंड में. थर्ड, शीजा ऑटोज ऐसे ग्रोइंग ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट इनिशियली हायर्ड सिक्योरिटी स्टाफ थ्रू personal contact and has been managing them manually, leading to operational challenges. SA recognizes its lack of expertise in this domain. Lack of expertise है. जिस काम में हमारी एक्सपर्टीज ना हो, बताइए वो क्या मुहावरा होता था इंग्लिश का, क्या होता था, क्या जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये मुहावरा होता था ना. वो पढ़ते नहीं थे इंग्लिश में मैट्रिक में, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी जो हर काम में अपनी टांग अड़ाई होती है वो किसी काम में भी मास्टर नहीं होता. मैट्रिक पढ़ा है तो मैट्रिक में ये मुहावरा नहीं पढ़ा, नहीं होता था मुहावरा ये. पंजाबी था कि ज्यादा कश्तियों के जो मुसाफिर होते हैं वो मंजिल पे नहीं पहुंचते. ज्यादा कश्तियों का जब मुसाफिर होता है वो मंजिल पे नहीं पहुंचता. शाबाश. तो मंजिल पे पहुंचता है, क्या करे? दो कश्तियों पे सवार. चलें बस कर दे भाई, बस कर दे. लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड दिस डोमेन एंड एक्नॉलेज द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट सिक्योरिटी प्रोसेस मैनेजमेंट. और उनके पास नेसेसरी टूल्स भी नहीं है, तो क्या करे? टूल्स भी खरीद ले और फिर एक्सपर्टीज भी हासिल करना सीखना शुरू कर दे. ऐसा है क्या? आउटसोर्स कर दे. खुद का जो मेन काम है ऑटोमोबाइल असेंबली का, उसके ऊपर फोकस करे ना. गाड़ी के डिजाइन पे फोकस करे, उसके इंजन पे फोकस करे. ये सिक्योरिटी गार्ड किस कौन खड़ा होगा, क्या ड्यूटी करेगा, उसके पास कौन सी गन होनी चाहिए, ये फैसले थोड़ी करे, सिक्योरिटी वाले कर लेंगे खुद ही. तो कौन सी वाली स्ट्रेटजी है? आउटसोर्सिंग. कौन सी वाली रह गई जो यूज नहीं हुई?
4 स्ट्रेटजी थी 3 कंपनी, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे चलते। नेक्स्ट, ये तो आ गई पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस 2 in 1। इसमें जो सबसे अहम चीज है जिसको आपने इंश्योर करना है वो ये कि जब आप इस केस स्टडी को कर रहे होंगे, पहले सिर्फ पार्ट ए को पढ़ना है और उसे सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट पेज पे दोबारा केस स्टडी शुरू करनी है सिर्फ पार्ट बी। यानी पहली दफा में सिर्फ पार्ट ए यानी ए पढ़ेंगे तो जाहिर है उसको पार्ट ए के लिहाज से अंडरलाइन करेंगे, फिर दूसरी दफा पढ़ेंगे तो पार्ट बी के लिहाज से अंडरलाइन करेंगे। तो कैसे अंडरलाइनिंग फर्क करेंगे? दो कलर के पेन ले जाएंगे, एक हाइलाइटर ले जाएंगे, एक पेन या 2 रंग वाला पेन ले जाएंगे, 2 कलर वाला हाइलाइटर ले जाएंगे, ये वाला। बट ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा 2 कलर वाला पेन चले है जैसे भी हो। लेकिन बहरहाल करना क्या है, पहली दफा जब पढ़ रहे होंगे पेस्टल से रेलिवेंट जो फैक्टर्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है, और दूसरी दफा में स्वॉट के। ये अहम चीज है, एक ही रीडिंग में दोनों को अलग अलग नहीं करना, मिक्स हो जाएंगे, दिमाग का दही बन जाता है, वो नहीं करना। पहली दफा में सिर्फ पेस्टल और दूसरी दफा में सिर्फ स्वॉट एनालिसिस। पहले कौन सा करें? पेस्टल एनालिसिस कर लेते हैं जी पहले। चलें, आप कहते हैं तो पेस्टल कर लेते हैं। पेस्टल के में क्या कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम? पॉलिटिकल एक्सटर्नल और इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करते हैं क्या? नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करते हैं क्या? नहीं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करते हैं? पेस्टल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल फैक्टर्स। ठीक है। पहले पुराने जमाने में जब ये पेस्टल एनालिसिस छोटा होता था तो इसका क्या नाम था? पेस्ट एनालिसिस, लेकिन अब पेस्टल है। स्टार्ट करें जी। और आपको पता है एज यूजुअल 10 फैक्टर्स होंगे तो 1 या 2 में क्या होगा? क्लासिफिकेशन, जजमेंटल डिफरेंस आएगा। जजमेंटल डिफरेंस आएगा। हाँ, वो आप जरूर बोलेंगे। हाँ जी, शाबाश। उसके लिए 10 मिनट हमने अलग से रखे हुए हैं। कह रहे इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल ये ए रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनी। अगर मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा होता ना तो इसे कहता है रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन नहीं कर रहा मैं तो ये पॉलिटिकल नहीं इज currently considering the establishment of an electric car assembly plant in Poland plant जो भी है, with manufacturing ये पहले पैराग्राफ में कोई है पैसा नहीं? तो ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है ग्लोबल कंपनीज के साथ बिजनेस करना है, क्या ये एक पॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं होता? गवर्नमेंट अदर कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट के वर्किंग रिलेशनशिप क्या है? क्या ये पॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं है? ये कुछ केस स्टडी में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल फैक्टर्स में। इसको पॉलिटिकल फैक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? के इंटरनेशनल कंट्री अदर कंट्रीज के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे। With manufacturing and assembly plants spread across various countries, EA aims to capture the growing market for electric vehicles. Growing market for electric vehicles. Economic factors, ये चीज करें, इसको भी अंडरलाइन। उधर ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी को अंडरलाइन करें, फिर इसके बाद करें ग्रोइंग मार्केट को अंडरलाइन करें। इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, वो पी हो गया, उसके साथ पी लिख ले। ये ई हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। द प्रपोजल इंक्लूड सेलिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स लोकली इन पोलैंड एंड एक्सपोर्टिंग द रिमेनिंग प्रोडक्शन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल में आ सकता है। ठीक है। या इसको इसी को एक तो है ना, एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के इंटरनेशनल रिलेशन में डिपेंड करता है ना। इंटरनेशनल इसराइल के साथ हमारा रिलेशन कोई भी नहीं है, उधर ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है। इंडिया के साथ भी कुछ चीजें कर सकते हैं बेसिक नेसेसिटीज, बाकी चीजें जो है वो हम नहीं कर सकते। आलू टमाटर कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी ट्रेड नहीं कर सकते। चाइना के साथ जो मर्जी ट्रेड कर लो, जहाज करना है जहाज कर लो, सुई करनी है सुई कर लो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ताल्लुक इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन से भी होता है बिटवीन कंट्रीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, पढ़ा था ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो ये एक्सपोर्ट को इस मल्टीनेशनल कंपनी वाले पॉइंट के साथ ही मर्ज कर दें, ये एक्सपोर्ट वाले पॉइंट को मल्टीनेशनल कंपनी, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे थे ना, ये भी पॉलिटिकल है ये भी पॉलिटिकल है, और ये कंबाइन भी हो सकता है फैक्टर, सिंगल फैक्टर के तौर पे दो यूज हो सकता है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसको हम किसी और फैक्टर में भी डिस्कस कर सकते हैं? पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल टेक्नोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, लीगल है। सोशल नहीं होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक में कर सकते हैं। कैसे? शाबाश, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा होगा, ठीक है, जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबल होते हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से एक्सचेंज रेट स्टेबल होंगे होंगे। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो इसको अगर दिल करे आपको तो एक्सपोर्ट वाली बात को आप इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। 3 फैक्टर्स हो गए, आगे चलते हैं। A strategic move is driven by the absence of electric car assembly facilities in Poland. इलेक्ट्रिक कार नहीं बन रही, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार, इस कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स मौजूद नहीं है। कौन सी वाली कार? वही पेट्रोल बेस्ड, फ्यूल बेस्ड। तो फ्यूल बेस्ड कार था, ये कोई रेलिवेंट फैक्टर है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी एब्सेंट, टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है। ये इस टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी की एब्सेंस, इलेक्ट्रिक कार नहीं बन रही, क्या ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है? किसी कंट्री में अगर हम सोलर पैनल बनाते हैं, किसी कंट्री में सोलर टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, एब्सेंट, तो क्या हमारे लिए एक रेलिवेंट फैक्टर है? बिल्कुल है। अच्छा, अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस क्या हो सकता है कि हम सबसे पहले अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, अर्ली मूवर्स होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो हमें एक स्टार्ट मिल जाएगा, मार्केट में हमारा कोई कंपेटिटर नहीं होगा। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्या कि हो सकता है हमारी प्रोडक्ट को मार्केट, चूंकि न्यू प्रोडक्ट है, मार्केट इसको अंडरस्टैंड ना करे, इसको वेलकम ना करे, एक्सेप्ट ना करे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में बहरहाल ये एक रेलिवेंट फैक्टर है। क्या एग्री करते हैं? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक कार है, टेक्नोलॉजी में क्या लिखा है? देखिए, टेक्नोलॉजी से मुराद होता है कोई भी चीज अपग्रेड, अपडेट होना। इवन टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रिक कार में भी टेक्नोलॉजी यूज तो होगी ना, ठीक है, इसीलिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी है। लेकिन याद रखे, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट हो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ये भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना, इनोवेशन, शाबाश, बिल्कुल। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक कार के साथ ही आपको एक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, क्या? चार्जिंग पॉइंट्स की। इलेक्ट्रिक कार में चार्ज होना है ना, अगर इस कंट्री में सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल ना किए गए तो वे प्रोजेक्ट नहीं चल सकेगा। ये भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स। जी, एनवायरमेंटल फैक्टर में भी आएगा, वो आगे बताएंगे अगर उसने कहीं पे एनवायरमेंटल फैक्टर का जिक्र किया तो। वैसे अभी हमें पता है कि इस केस स्टडी में एनवायरमेंटल फैक्टर लाजमी आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं बनिस्बत फ्यूल बेस्ड कार्स की निस्बत। हाँ जी, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी आएगा, लेकिन वो आगे शायद खुद से डिस्कस कर दे। खुद से डिस्कस कर दे तो अच्छा, उसके अल्फाज को यूज करने के सोल्यूशन में, वरना हम खुद भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे कहाँ पे था हम? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज। तो हमें पता चला ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आएगा कि करंटली कोई इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर नहीं है। फिर इसके साथ आप 2 पॉइंट लिखेंगे। हमारे लिए प्लस ये हो सकता है कि हम अर्ली मूवर्स होंगे, और नेगेटिव हमारे लिए क्या हो सकता है कि हमें कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जैसे इसके एग्जांपल चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़े। नेक्स्ट, अच्छा फिर आगे क्या है?
presenting an opportunity to cater to the evolving preference in the automotive industry. Evolving preference, automotive industry में क्या preference evolve हो रही है, बता रहा है कोई? लोगों की preference change हो रही है. Evolving preference मतलब preference change हो रही है. किस तरफ preference change हो रही है, क्लियर नहीं बताया, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के बताएं कंटेक्स्ट के साथ मिलके. लोगों की प्रेफरेंस इलेक्ट्रिक कार की तरफ बढ़ रही है, लोग इलेक्ट्रिक कार को पसंद कर रहे हैं. ठीक है, अब देखें एक चीज ध्यान में रखिएगा, लोग इलेक्ट्रिक कार को प्रेफर कर रहे हैं, ये सोशल फैक्टर है. किस वजह से प्रेफर कर रहे हैं? क्या ये कि इसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है? अगर ये वजह से करे तो फिर ये जो वजह है ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आएगी. अगर इस वजह से कि वो इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हो रहे हैं कि कार्बन इमिट नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर ये रीजन किधर आएगी? इन्वायरमेंटल में. फिर से सुन लें, लोगों का ट्रेंड प्रेफरेंस चेंज हो रही है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार, ये तो कंफर्म आ गया, हमारा सोशल फैक्टर में आ ही गया. अब आगे फर्दर किस वजह से चेंज हो रही है अगर ये भी बता दे तो वो, अगर उसकी वजह टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजिकल में आएगा, अगर उसकी वजह एनवायरमेंटल कंसर्न है उसकी वजह से आएगा. हो सकता है वो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हो फ्यूल बेस्ड कार्स के ऊपर, इस वजह से लोग इधर आए, तो वो क्या वजह होगी? लीगल. ठीक है, नेक्स्ट, विद द एवोल्यूशन, अगर फर्ज कीजिए आप मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं, सॉरी हेलमेट बनाने वाली कंपनी चला रहे हैं, और गवर्नमेंट ने बाय लॉ ये रिक्वायर कर दिया कि कोई भी बाइकर जो है जब तक वो हेलमेट नहीं पहनेगा बाइक स्टार्ट नहीं कर सकता. आपके जब पेस्टल एनालिसिस कर रहे होंगे, अब लोगों का ट्रेंड बदल रहा है, अब उनके प्रेफरेंस हेलमेट की तरफ चेंज हो रही है, ये क्या होगा? ये सोशल फैक्टर्स. लेकिन किस वजह से चेंज हो रही है? पॉलिटिकल नहीं, लीगल. लीगल 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 गवर्नमेंट ने लॉ लाइसेंस हो जाएगा, वो उधर खड़ा कर लेंगे लाइन में आपको, मतलब उधर लीगल में भी आएगा, मगर लीगल में भी आएगा. हाँ शाबाश, पॉलिटिकल में भी लिख सकते हैं, लेकिन लीगल का जब मौजूद है रेलिवेंट जो भी लॉज हैं, लॉज जितने भी लॉज हैं, अगर पेस्टल एनालिसिस में वो लीगल का हमारे पास सेक्शन मौजूद है, उधर क्यों ना लिखें? हालांकि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू के लॉ गवर्नमेंट ही इशू करती है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन जब लीगल फैक्टर सेक्शन मौजूद है तो वो ज्यादा बेहतर है ना. नहीं समझे आप? आगे चलते हैं. विद कितने फैक्टर्स हो गए हमारे? रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनी, ये कौन सा था? पॉलिटिकल फैक्टर. ग्रोइंग मार्केट कौन सा फैक्टर था? इकोनॉमिक फैक्टर्स. एक्सपोर्टिंग वो पॉलिटिकल के साथ ही मर्ज कर दिया था हमने. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ये एक तरह से नेगेटिव सेंस में गया था. लेकिन याद रखिए पेस्टल एनालिसिस में हम पॉजिटिव हो के नेगेटिव हो दोनों ही फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं. पेस्टल की क्लासिफिकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. हाँ, स्वॉट एनालिसिस की क्लासिफिकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है. स्वॉट में पॉजिटिव है तो किसी और जगह जाएगा, नेगेटिव फैक्टर है बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, किसी और जगह जाएगा. लेकिन पेस्टल में अगर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इकोनॉमिक है तो वो उधर ही आएगा. ये पता है ना? टैक्स रेट, डिक्रीज इन टैक्स रेट पेस्टल एनालिसिस में किधर आएगा? इकोनॉमिक में. ठीक है, चले पॉलिटिकल भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, वो भी ठीक है. ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो फिर भी उधर आएगा, इंक्रीज हो रहा है टैक्स रेट तो फिर भी उधर ही आएगा. लेकिन स्वॉट एनालिसिस में ऐसा नहीं है. स्वॉट एनालिसिस में अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, और अगर डिक्रीज हो रहा है टैक्स तो अपॉर्चुनिटी, और इंक्रीज हो रहा है तो थ्रेट है. वो देखिए क्लास चेंज होगी ना, तो स्वॉट एनालिसिस में पॉजिटिव है फैक्टर या नेगेटिव, इसकी वजह से क्लास चेंज हो जाती है. स्वॉट एनालिसिस में पॉजिटिव या नेगेटिव से क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है, पेस्टल एनालिसिस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसी क्लास में आएगा. पी है तो उसी में आएगा, ई है तो उसी में आएगा, ऐसा है तो उसी में आएगा, टी वगैरह वगैरह. एक्सचेंज रेट में जो चेंज आएगा बिल्कुल इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक इंडिकेटर में पढ़ा था ना,
चैप्टर पढ़ा नहीं था पूरा। आगे चलते हैं। विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, electric car are positioned not only as efficient means of transportation but also as lifestyle choice and status symbol across the world। कहता है जिसके पास इलेक्ट्रिक लोग इसको स्टेटस सिंबल के तौर पे, देखा मेरे पास इलेक्ट्रिक कार है? तुम्हारे पास वही पुरानी कार पेट्रोल वाली है ना, मेरे पास इलेक्ट्रिक। ये क्या है फैक्टर्स? सोशल फैक्टर्स, शाबाश। स्टेटस सिंबल के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स आर पोजीशन नॉट ओनली एज एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट आल्सो एज लाइफस्टाइल चॉइस एंड स्टेटस। लाइफस्टाइल चॉइस एंड स्टेटस सिंबल सोशल में जाएगा। एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये किधर जाएगा? एफिशिएंट। लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड स्टेटस सिंबल, ये तो सोशल में चला गया, भेज दिया। मैं पूछ रहा हूं एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या ये भी कहीं रेलेवेंट फैक्टर है? एनवायरमेंटल स्मोक नहीं है, मतलब एफिशिएंट से मुराद आप ये समझ रहे हैं कि इसमें पोल्यूशन नहीं है। मैं एफिशिएंट से मुराद ये समझ रहा हूं कि ये कम खर्चे में लगेगा। इकोनॉमिक फैक्टर, अगर कम खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इकोनॉमिक फैक्टर है। अगर ये पोल्यूशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो फिर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। मुझे बहरहाल एफिशिएंट से मुराद ये समझ में आ रहा है कि कॉस्ट कम लग रही है, सस्ता है, सस्ते में पहुंच रहे हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। फिर कह रहा है ईएस टारगेट डेमोग्राफिक इन पोलैंड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव अमिड राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस। अंडरलाइन करें दोनों को, किसको? इको फ्रेंडली कौन सा फैक्टर है? एनवायरमेंटल। पॉजिटिव के नेगेटिव? हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव? पॉजिटिव। और राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस, पहले बताइए पेस्टल में से कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर है। पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। आप जाती पर्सनल पेस्टल एनालिसिस कर रहे हैं कि कंपनी का कर रहे हैं? कंपनी का कर रहे हैं ना, तो एक कंपनी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी, ये कंपनी मिठाइयां बांटेगी। हाँ जी, उसके हिसाब से देखना है। अपने साथ कंज्यूमर के पॉइंट, पेस्टल एनालिसिस कंज्यूमर के लिए नहीं होता रे, ये कंपनी के लिए होता है, ठीक है। और किस कंपनी के लिए? ये इलेक्ट्रा ऑटोमोबाइल के लिए। दोबारा से करना पड़ेगा सारा सवाल, करते हैं अभी थोड़ी देर में करते हैं। पेट्रोल पर, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्लासिफिकेशन तो पूछ ही रहा हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव ताकि आप एक्सप्लेन कर सके। उसने एक्सप्लेनेशन भी मांगी है, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, चले नहीं मांगी तो आप देंगे फिर भी। नंबर 8 है एक्सप्लेनेशन। भैया फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों लिखने हैं, एक्सप्लेन करना। फैक्टर नहीं लिखने, एक्सप्लेन भी करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपने राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस को सिर्फ ये नहीं लिखना इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस लिख के ना आगे कॉलन कोमा जो भी कहते हैं आप डाल के उसको एक्सप्लेन करना है कि पेट्रोल प्राइसेस राइज होंगी तो कंज्यूमर शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ, जिससे इनकी डिमांड बढ़ेगी। ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो समझ रहे हैं तरीकाकार? क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं हम, उसको एक्सप्लेन भी करें। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। महीना गैप आ जाए, मैं समझता रिवीजन कर करके आप तबाही फेर दी होगी आपने ना कर करके तबाही फेर दी है। ओके ओके, अच्छा चले ठीक है। अब अगले का 3 फैक्टर्स अगर आपने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया, चैलेंज है मेरी तरफ से, तो साबित हो गया इंशाल्लाह आपका पेस्टल एनालिसिस परफेक्ट है। कम से कम 3 आगे और एक्सप्लेनेशन के साथ एग्रीड। इसके आगे से 3 पता नहीं होंगे भी कि नहीं, लेकिन बहरहाल डिस्पाइट द समवट अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन पोलैंड। 2 हैं एक मिनट, ठीक है। पॉलिटिकल किधर जाएगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किधर जाएगा? पॉलिटिकल फैक्टर्स में पॉजिटिव का नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव है। इंस्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करें? पॉलिसी चेंज हो सकती है, शाबाश। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस,
परचेजिंग पावर बायर्स की पुअर हो सकती है। शायद परचेजिंग पावर अच्छा टेक्निकल लफ्ज था, मुझे पसंद आया। केस स्टडी में इस तरह की कोशिश कीजिएगा टेक्निकल वर्ड में आ जाए ना, बेफिक्र होकर यूज करें, लेकिन रेलिवेंट। आगे चले तो द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग टैक्स एग्जेम्पशंस। अच्छा भेद पहले पूरे पैराग्राफ में उसने इक्का दुक्का भी बड़ी मुश्किल दिया और एंड पे आके धड़ाधड़ एक एक लाइन में 4 5 5 दे रहा है। किस्मत है आगे, ठीक है भाई, मान गए, ठीक है। लेकिन आगे मजीद बताइए। अनस्टेबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल फैक्टर्स में आएगा, नेगेटिव है। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ये भी अनस्टेबल है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएगा, नेगेटिव है। गवर्नमेंट एक्टिवली वर्किंग टू कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। कौन सा फैक्टर है? पॉलिटिकल फैक्टर्स, और पॉजिटिव है क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी है। हाँ जी, ये लेकिन याद रखिए अगर ये हमारी वाली कंपनी लोकल होती ना तो ये उसके लिए नेगेटिव होता फॉरेन इन्वेस्टर को। हाँ जी, वो याद है केस स्टडी में की थी जिसमें वो बैन लगाया था इंपोर्ट पे और वो बैन को रिमूव कर रहे थे, तो लोकल इंडस्ट्री तो ठप गई थी केस स्टडी की। तो आगे 3 हो गए। अच्छा अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, मजीद फैक्टर दे रहा है। टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स पॉलिटिकल में आएगा, इकोनॉमिक में आएगा। सर ये एग्जाम्पशन दे रहा है, जब कम हो रहा है ना तो फिर इकोनॉमिक में हमने वो ठीक है, वो एग्री कर रहे, वो एग्जाम्पशन ना ऐसा टैक्स रिडक्शन और टैक्स एग्जेम्पशन एक ही चीज है मेरे भाई, ऐसे ना कर। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है वो, तो फिर जितने भी कानून है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सारे लीगल फैक्टर्स भी पॉलिटिकल में आ जाने चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है, देखिए इसकी भाई की बात ठीक है, कुछ जगहों पे इसने पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी क्लासीफाई किया, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है इंटरेस्ट रेट हो, टैक्स रेट हो, इकोनॉमिक फैक्टर में आने चाहिए। इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। स्ट्रेंथनिंग इमिशन रेगुलेशन, इमिशन रेगुलेशंस को ये क्या है? मतलब धुएं के जैसे भट्टों के निकल आता है। हाँ धुआं बट्टा निकला, जिस गाड़ी से धुआं निकला उसको बंद कर दो, ये हाँ यही है, ये नहीं है। हाँ ट्रैक्टर, तो इमिशन रेगुलेशन ये कौन सा फैक्टर है? कौन सा? शाबाश आप बताइए, हिम्मत करें, और कोई नहीं बताएगा। हाँ इन्वायरमेंटल भी गुड, क्योंकि इसका इन्वायरमेंटल में भी है, लेकिन चूंकि ये रेगुलेशंस हैं तो लीगल फैक्टर में भी आ सकता है। अच्छा ये एक्सप्लेन करते हुए इसे पॉजिटिवली एक्सप्लेन करेंगे कि नेगेटिवली? पॉजिटिव क्योंकि हमारे में तो ये धुआं छोड़ना नहीं है, ठीक है, हमारे लिए पॉजिटिवली करेंगे, पॉजिटिवली हमारे क्योंकि गवर्नमेंट जितने ज्यादा कानून बनाएगी धुआं छोड़ने वाली कंपनी पे, उतना ही इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ेगी। हाँ 1 मिनट 2 जगह पे आ रहा हो, शाबाश। मेरा मशवरा उसमें ये है दोनों जगह पे लिख दे, वरना ये भी ऑप्शन है कि जहां पे ज्यादा आपकी जजमेंट कॉल करें, जहां पे ज्यादा लग रहा हो वहां पे लिख दे, वो भी ठीक है। ऐसे सिचुएशन में वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है, और ये मैंने आपको बताया हर केस स्टडी के अंदर 10 to 20, 1 या 2, 10 फैक्टर्स है ना। एक दुनिया की हर केस, सिर्फ इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा, दुनिया के हर डिग्री के हर सब्जेक्ट में जहां पे क्लासिफिकेशन की केस स्टडी आती है, इनहेरेंट प्रॉब्लम है कि 1-2 जगहों पे जजमेंटल डिफरेंस आता है। ये बड़े बड़े साइंसदानों का आपस में एक दूसरे का जजमेंट डिफरेंस आ जाता है, तो फिर स्ट्रेटजी है। ये जो उसने टेम्परेरी वाला लिखा था, ये तो जबरदस्ती बनाया उसने। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं आना चाहिए, पहले वाला ही बेहतर लग रहा है। बहरहाल वापस आते हैं केस स्टडी की तरफ, ज्यादा डिस्कशन होगी इसके ऊपर, किधर थे हम? Aligning with EA's expansion plan, the venture not only promises economic benefits and job opportunities for the local population, अब ये जो वेंचर है इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों इकोनॉमिक फैक्टर है, बट आल्सो एड्रेस द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द मार्केट्स में 2 फैक्टर्स आ गए। ये इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न कौन सा है? एनवायरमेंटल ही है जाहिर, पोल्यूशन पे कंट्रोल पाने के लिए इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर जी? सर अभी उसने कंसर्न शेयर किया था, हम इससे भी क्यों ले रहे हैं? तो कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है ना, कंसर्न मतलब मसाइल को खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, एनवायरनमेंट के मसाइल को कम कर रहा है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ और पॉजिटिव हुआ। चलिए कितने हो गए हमारे? 10 को हो गए,
बेहतरीन बेहतरीन, दोबारा आ जाए। लेकिन याद रखें हमने हर फैक्टर को जस्टिफाई करवाया है, हमने ऐसा नहीं ब्लाइंडली उसको पिक करके लगा दिया, ऐसे नहीं किया। स्वॉट एनालिसिस, अब स्वॉट एनालिसिस में आप अपना माइंड चेंज कर लें, एक दफा रीसेट कर लें अपना माइंड। अब हमने पेस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट से पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हमने देखना है कि क्या ये हमारे पास है स्किल या नहीं है, और पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको केस स्टडी कंसर्न बताते हुए बोला था, जो एक्सप्लेन करते हैं ना अमूमी तौर पे स्वॉट एनालिसिस को, इंटरनल और एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एक्सटर्नल है। लेकिन ये है ऐसा, लेकिन इसमें मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस डिफरेंशिएशन की बेस पे केस स्टडी के फैक्टर सही क्लासीफाई नहीं होते। बेहतर क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको एक जो थिंकिंग पॉइंट दिया था वो ये दिया था, थिंकिंग अप्रोच ये कि आपने ये सोचना है, अगर कोई चीज हमारे पास है, ऑलरेडी है, तो वो होएगी हमारी जो ऑलरेडी है इंटरनल, और जो हो सकती है वो एक्सटर्नल। हमारे पास अगर कोई प्लस पॉइंट ऑलरेडी है तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी, अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं, वीकनेस है। और अगर कोई प्लस पॉइंट हमें फ्यूचर में मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई फ्यूचर में नेगेटिव पॉइंट हम फेस कर सकते हैं, थ्रेट। तो ये भी एक तरीका कार है फैक्टर को, जहां पे आपको इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम करे ना, तो वहां पे आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि क्या हमारे पास ये चीज है या फ्यूचर में हो सकती है। हाँ, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे पास एक अच्छी लेबर फोर्स है, स्ट्रेंथ है, वो लेबर फोर्स स्ट्राइक कर सकती है फ्यूचर में, या कोई अच्छा एम्प्लॉय हमें छोड़ के जा सकता है, ये थ्रेट होगा। हालांकि है इंटरनल है, अगर कोई हमें एम्प्लॉय थ्रेट करता है कि सर मैं छोड़ के जा रहा हूं, हमारा की एम्प्लॉय है, आप उसे वीकनेस में क्लासिफाई करेंगे कि थ्रेट में? छोड़ के जा सकता है, थ्रेट। हाँ जी, एम्प्लॉयज पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए सोचने का ये तरीका कर इंटरनल और एक्सटर्नल ना, बाज़ का आपको कुछ फैक्टर्स की क्लासिफिकेशन नहीं करवाता, लेकिन जो सोचने का ये तरीका करना है स्वॉट एनालिसिस का, कि क्या ऑलरेडी हमारे पास चीज है या फ्यूचर में हो सकती है, ऑलरेडी हैव या मे हैव। अगर तो ऑलरेडी हैव है तो वो हमारा स्ट्रेंथ या वीकनेस होगा, और अगर मे हैव है, मे हैव, तो फिर क्या होगा? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। आज चलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स ए रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनी, क्या है? स्ट्रेंथ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इसकी, इज करंटली कंसिडरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली प्लांट इन पोलैंड। तो इसमें जी एक फैक्टर है हमारे पास स्ट्रेंथ का, किस वजह से? रिनाउंड की वजह से, रिनाउंड मल्टीनेशनल, रिनाउंड मल्टीनेशनल। फिर कह रहे हैं, विद मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट स्प्रेड अक्रॉस वेरियस कंट्री, ये एम्स टू कैप्चर द ग्रोइंग मार्केट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ग्रोइंग मार्केट क्या है? अपॉर्चुनिटी। इसको भी अंडरलाइन करें दूसरे पेन के साथ, दूसरे कलर के साथ, क्योंकि अब हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। The proposal includes selling a specific number of electric cars locally in Poland and exporting the remaining production to various parts of the world. अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कौन सा फैक्टर है? कर सकते हैं, कर रहे हैं नहीं, एम्स टू, हाँ, अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कहता कर रहे हैं फिर स्ट्रेंथ है, ये चीज समझ रहे हैं? करेक्ट। फिर कह रहा है, ये स्ट्रेटेजिक मूव इज ड्राइवन बाय द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार असेंबली फैसिलिटीज इन पोलैंड, presenting an opportunity to cater to evolving preference in the automotive industry. Opportunity, ये तो उसने खुद से लफ्ज बोल दिया। With the evolution of automotive industry, electric cars are positioned not only an efficient means of transportation, but also as lifestyle choice and status symbol across the world. क्या ये स्वॉट एनालिसिस में रेलेवेंट फैक्टर होगा? स्ट्रेंथ नहीं है हमारी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी नहीं है,
कि लाइफस्टाइल के तौर पे ले रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। चले ठीक है, नहीं नहीं कन्विंस तो छोड़ दे इसको। EA's टारगेट डेमोग्राफिक इन पोलैंड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स अमिड राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस। हाँ जी, अब ये बताइए, ये हाँ ये मौके से फायदा उठाने का टाइम है कि नहीं है? लोग इको फ्रेंडली ऑप्शंस की तरफ आ रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, ऐसे में हम इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डिमांड बढ़ेगी। हालांकि जहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ती हैं। पता नहीं किस मुल्क की बात कर रहा है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना। बहरहाल चलें, अच्छा आगे चलते हैं। कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीकिंग, तो ये कौन सी वाला फैक्टर स्ट्रेंथ होगी, सॉरी अपॉर्चुनिटी। डिस्पाइट द समवट अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन पोलैंड, थ्रेट। The government is actively working to instill confidence among foreign investors by providing tax exemptions and strengthening emission regulations, aligning with EA's expansion plan. अब tax exemptions है और regulations है, ये क्या है? टैक्स एग्जैम्पशन अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद में जो Opportunity और regulations, ये भी opportunity ही है। वो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं तो फिर तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं, बेसिक एनालिसिस करें, आप एग्री करते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है? ओके, अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर इससे दूसरे कंपेटिटर्स भी तो आएंगे, इंटरनेशनल कंपेटिटर्स, तो वो थ्रेट। क्वेश्चन में उसका जिक्र नहीं किया हुआ उसने, जिस केस स्टडी का असूल होता है, जिस इन्फॉर्मेशन का जिक्र नहीं किया हुआ उसको आपने डिस्कस नहीं करना। Next, this venture not only promises economic benefits and job opportunities for the local population but also addresses the increasing environmental concern by introducing electric vehicles to the market. अब ये कौन से वाला? Economic benefits and job opportunities, ये कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए तो हैं। हाँ जी, स्वॉट में नहीं है। और इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न एड्रेस हो रहे हैं, ये भी कंपनी के लिए रेलिवेंट नहीं है। हाँ जी, तो ये हमारा स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस में कंपैरेटिवली कम फैक्टर आए हैं पेस्टल की निस्बत। बहरहाल आपको अंदाजा हो गया किस तरीके से सॉल्व करना है। आप ये अलग पेज पे, ये अलग पेज पे, ये करते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है, किसी और तरीके से सोचना है, क्लासिफिकेशन कुछ और होगी। पार्ट बी करना है स्वॉट एनालिसिस, तो दोबारा अलग से पढ़ना है, और पढ़ते हुए जो सोच है वो कुछ और होगी। सोच जरूर बदलनी है। पेस्टल एनालिसिस में सोच और होनी चाहिए, स्वॉट एनालिसिस में कुछ और होनी चाहिए। क्वेश्चन 4, अच्छा ये भी देखिए तरीकाकार वैसा ही है कि यानी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी पूछा और उसे केस स्टडी से रिलेट भी करवाया। कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड रिसोर्स, यूनिक रिसोर्स, थ्रेशोल्ड कंपिटेंस एंड कोर कंपिटेंस एंड रिलेट देम टू द सिनेरियो। सिनेरियो से रिलेट करें। अच्छा, थ्रेशोल्ड और यूनिक या थ्रेशोल्ड और कोर ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे बताइए रिसोर्स और कंपिटेंस में क्या फर्क है? रिसोर्स मुराद है कोई एसेट जो कंट्रोल के एंटिटी ने प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट सर्विस। कंपिटेंस मुराद है कि प्रोसेस जिससे रिसोर्सेज को यूज होता है। हाँ, रिसोर्स से मुराद एसेट्स जो कंपनी ने अपने पास। रिसोर्स की जैसे टाइप्स फिजिकल है, इंटेंजिबल्स वगैरह। बिल्कुल ठीक है, इससे भी आसान मेरे ख्याल में कंसेप्ट बताऊं। रिसोर्स का मतलब है आपके पास क्या है, कंपिटेंस का मतलब है आप उसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है, क्या है और उसे यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सुई है, सुई धागा वाले सुई, ये क्या है? रिसोर्स। भाई के शर्ट का बटन टूट गया और हम उससे बटन को साथ जोड़ते हैं, ये क्या है? कंपिटेंस। सुई रिसोर्स, वो जो प्रोसेस है या एक्टिविटी है जो उस रिसोर्स से की जाती है वो क्या है? कंपिटेंस। अच्छा, अगर तो आप उस रिसोर्स से वही काम लेते हैं, वही एक्टिविटी जो सारी दुनिया लेती है, तो वो हाँ थ्रेशोल्ड रिसोर्स, वो रिसोर्स कौन सा होगा? थ्रेशोल्ड रिसोर्स। लेकिन और कंपिटेंस क्या होगी? वो थ्रेशोल्ड कंपिटेंस। थ्रेशोल्ड कंपिटेंस। अगर रिसोर्स याद रखे ऐसा है जो सबके पास है, आपके पास भी है, सबके पास भी है, उस रिसोर्स को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड रिसोर्स। ठीक है, और उस रिसोर्स से जो काम ले रहे हैं, एक्टिविटी प्रोसेस,
वो कंपिटेंस है। अब ये सुई जो है, ये बताइए ये थ्रेशोल्ड रिसोर्स होगा कि यूनिक रिसोर्स होगा? अमूमी तौर पे कॉमन एग्जांपल के थ्रेशोल्ड सबके पास होता है। अच्छा, इस रिसोर्स से अगर बटन टांका जाए, जोड़ा जाए, ये कंपिटेंस है। ये थ्रेशोल्ड कंपिटेंस होगी कि कोर कंपिटेंस? थ्रेशोल्ड कंपिटेंस। अगर आप रिसोर्स से वो काम ले जो सारी दुनिया ले रही है तो वो थ्रेशोल्ड है। लेकिन सुई से अगर कारीगर बंदा हो वो ताला भी खोल सकता है। पिक्चर रिलीज हुई थी सुई धागा, हाँ? वो यूनिक रिसोर्स है। सुई धागा मूवी थी इसकी। सुई धागा मूवी थी? यस सर, वरुण धवन की। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। 3 साल पुरानी होगी बड़ी। नहीं नहीं चले छोड़े, मैं सिंपल एग्जांपल कि अगर उससे भाई उससे ताला भी खोला जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो उससे ताला कारीगर जो है खोल लेते हैं। ये देखिए रिसोर्स वही है थ्रेशोल्ड, लेकिन अब कंपिटेंस कौन सी है? कोर कंपिटेंस। कोर कंपिटेंस। रिसोर्स में और कंपिटेंस में फर्क समझ आया? थ्रेशोल्ड में और कोर में, या थ्रेशोल्ड में और यूनिक में फर्क समझ आया? वो यही कहता है परफॉर्मेंस के लिए आपके पास दो चीजें, रिसोर्सेज भी, देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे अचीव होगा, रिसोर्सेज भी यूनिक होने चाहिए, कंपिटेंस भी कोर होनी चाहिए। और ये वो चीजें होती हैं जो अमूमी नहीं होती। या तो आपके पास एसेट ऐसे हो जो सुपर है, और अगर एसेट नॉर्मल है तो फिर उनका इस्तेमाल ऐसे कर रहे हो कि सुपर प्रोडक्टिविटी हो, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करेंगे, वरना नहीं। कंसेप्ट समझ रहे हैं? ये चारों चीजें समझ आई? रिसोर्स कंपिटेंस में फर्क, थ्रेशोल्ड में और कोर में और यूनिक में। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि मुझे बताओ थ्रेशोल्ड रिसोर्स और यूनिक रिसोर्स क्या है, कंपिटेंस क्या है। और आपने एक ही असूल बनाना है। देखिए इसमें जजमेंटल डिफरेंस आ सकता है, लेकिन असूल जो मैं चाहता हूं आप बनाएं। अगर तो वो चीज जो इस बिजनेस के पास है और दूसरे बिजनेसेस के पास भी होती है वो थ्रेशोल्ड होगी, और अगर वो जो इसके पास है और दूसरे के पास नहीं होती वो यूनिक या कोर होगी। ये असूल ज़हन में रखना है, ठीक है? अब हमने पहले इन चारों को डिफाइन कर देना है और इस केस स्टडी के अंदर से इंफॉर्मेशन ला के फिट करनी है, कभी थ्रेशोल्ड रिसोर्स में, कभी थ्रेशोल्ड कंपिटेंस में, कभी यूनिक रिसोर्स में, कभी कोर कंपिटेंस में। एग्रीड? अब यहां पे जजमेंटल डिफरेंस आएगा, पहले से बता रहा हूं, लेकिन आपने अपनी जजमेंट के मुताबिक करना है सोल्यूशन। ZM Accountancy School has been a renowned professional education provider for 35 years, known for its quality education and impressive results. अब बताइए 35 years, ठीक है? ये रिसोर्स में आएगा या कंपिटेंस में आएगा? मेरा ख्याल है ये रिसोर्स में आना चाहिए। ये इंटेंजिबल ब्रांड नेम है इसका, रिसोर्स ही होगा ना। अच्छा पढ़ा रहे हैं आगे, उसने बोला है नोन फॉर इट्स क्वालिटी। अच्छा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दूसरे लोग भी, अगर तो इस इंडस्ट्री में दूसरी जो कॉलेजेस हैं वो 35 ईयर से नहीं 5-7 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये इसका यूनिक रिसोर्स होगा। याद रखें, यूनिक या कोर डिपेंड करता है दूसरे लोगों के पास है कि नहीं। अगर सबके पास है ना तो फिर यूनिक भी यूनिक नहीं रहता, ठीक है? कोर भी कोर नहीं रहता। याद नहीं वो मुहावरा क्या बोलते हैं, व्हेन एवरीवन इज सुपरमैन नो वन इज सुपरमैन, है? तो जो चीज यूनिक है भी अगर आपके पास, जो कोर कंप्यूटर वो सबके पास आ गई, तो फिर वो यूनिक या कोर नहीं रही बाय डेफिनेशन, ठीक है? तो 35 ईयर्स मेरा ख्याल है कि बाकी के कॉलेजेस जो है ना वो 35 ईयर से मौजूद नहीं होंगे, तो ये उसका एक यूनिक रिसोर्स हो सकता है। क्लियर नहीं है क्योंकि उसने दूसरे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन नहीं दी। नोन फॉर इट्स क्वालिटी एजुकेशन एंड इंप्रेसिव रिजल्ट। इंप्रेसिव रिजल्ट ये इसके एक कंपिटेंस हो सकती है, कोर कंपिटेंस हो सकती है। इंप्रेसिव रिजल्ट की बात कर रहा है। अगर सिर्फ गुड रिजल्ट की बात करता ना तो हम कहते हैं बाकी सारे भी गुड रिजल्ट ही दे रहे हैं। मैं समझ रहे हैं किस तरीके से सिखा रहा हूं आपको? आपने देखना है एवरेज के अबव एवरेज। जो एवरेज होगा वो थ्रेशोल्ड है, और जो अबव एवरेज होगी वो कोर में या यूनिक में। विद पर्पस बिल्ट कैंपसेस इन 3 मेजर सिटीज एंड 10 ब्रांचेस इन 5 सिटीज। क्या आपके ख्याल में ये सहूलियात बाकी कॉलेजेस में होंगी? अगर तो होंगी तो फिर थ्रेशोल्ड रिसोर्स में है। रिसोर्स
इनमें से जो जो चीज अगर पर्पस बिल्ट कैंपस बाकी लोगों के पास भी है, बाकी भी 3 कॉलेजेस 3 मेजर सिटीज में है और बाकियों के भी 10 ब्रांचेस, तो फिर हाँ जी कैसे डिसाइड करेंगे? एग्जैक्टली जजमेंट। आप खुद बताएं, अपने एक्सपीरियंस से बताएं, क्या अमूमी तौर पे कॉलेजेस में ये चीजें होती हैं? पर्पस बिल्ट कैंपस, ठीक है, नहीं होती ना पर्पस बिल्ट कैंपस। वो क्या होता है नॉर्मली, रेंट पे जो ऑलरेडी बिल्डिंग है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की और काम चलाया, पर्पस, ठीक है। और मेजर सिटीज, क्या डिफरेंट सिटीज में कॉलेजेस होते हैं? हर कॉलेज जो है अकाउंटेंसी कॉलेज है वो डिफरेंट सिटीज में ऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो ये मेरे ख्याल में ये हमारा यूनिक रिसोर्स आएगा। ZM offers both online and face-to-face classes equipped with the use of latest technological tools that are considered best in the industry. अब इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, ऑनलाइन एंड फेस टू फेस क्लासेस। ये कौन से है? थ्रेशोल्ड, ऑनलाइन एंड फेस टू फेस सारे कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। और ये जो बेस्ट टूल्स है ये कौन सा रिसोर्स है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये कौन सा रिसोर्स है? यूनिक रिसोर्स। हाँ जी, कॉम्पिटेंस और रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस करें और दूसरा पता चल जाता है आसानी से कि यूनिक कौन सा है। अच्छा यूनिक कौन सा है और थ्रेशोल्ड कौन सा है, वो कह रहे हैं कि सर इसका पता चल जाता है। कंपिटेंस रिसोर्स कौन सा है, कंपिटेंस कौन सा है, इसमें प्रॉब्लम होती है, ये कह रहे हैं। तो इसमें सिंपल चीज़ ध्यान में रखें, रिसोर्स क्या है, कंपिटेंस कैसे यूज करते हैं उसको, ठीक है। ये असूल आपने ध्यान में रखना है, इससे आपकी इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन हो जाएगी। अब ये क्लासेस हैं, ये ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस हैं, ऑफर कर रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं आपका ये लेक्चर एक कंपिटेंस है, आप खुद इस इदारे के लिए रिसोर्स। बेहतरीन एग्जाम्पल, के स्टाफ होना किसी भी कंपनी के अंदर, जो उसका स्टाफ है वो क्या है? रिसोर्स। और वो स्टाफ जिस तरीके से काम कर रहा है वो कंपिटेंस है, वो कंपिटेंस है। अगर तो जैसे सारे कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं वैसे उस्ताद पढ़ा रहा है, थ्रेशोल्ड है। और अगर अच्छा पढ़ा रहा है यूनिक है। आगे चलते हैं, तो ये लेटेस्ट है। तो इसमें ऑनलाइन और फेस टू फेस क्लासेस में उसने कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की, लेकिन ये जो है ना टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो बेस्ट हैं, लेटेस्ट हैं। तो ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस ये कौन से रिसोर्स हो गए? थ्रेशोल्ड। और ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट यूनिक। ZM hires highly qualified and experienced professional. Highly qualified and experienced professionals. प्रोफेशनल्स क्या हैं? रिसोर्स हैं, रिसोर्स है। वो प्रोफेशनल किस तरीके से काम करेंगे वो रिसोर्स है, ये वो है कंपिटेंस है, ठीक है, स्किल। तो ये हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, ये क्या हुआ? रिसोर्सेज। अच्छा कौन से रिसोर्सेज? थ्रेशोल्ड या के यूनिक? तो बाकी हाईली क्वालिफाइड नहीं कर रहे होंगे कॉलेजेस? चलें इसको फिर आप यूनिक में ले जाएं अगर आपके ख्याल में बाकी। लेकिन मेरा ये ख्याल है बाकी कॉलेजेस भी क्वालिफाइड, अक्सर कॉलेजेस क्वालिफाइड। उससे देखें ना कि 35 साल से वर्क कर रहे हैं, लाइफ में एक्सपीरियंस भी होंगे, हो सकता है छोड़ के जाते भी हो। इसमें हम 50-50 हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दूसरे कॉलेजेस भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करते होंगे, या उनके पास भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग ही होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉलेज के पास ही क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस्ड हो। सोचें तो इसे, ये एक रिसोर्स जरूर है लेकिन ये वाला रिसोर्स यूनिक नहीं है। अब देखिए आगे, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो यूनिक की तरफ आप या कोर की तरफ कैसे लेके जाता है। अनलाइक अदर अकाउंटेंसी स्कूल्स, ये जो है ना अनलाइक, इससे कंफर्म हो गया कि अब जो बात करने जा रहा है वो हरगिज थ्रेशोल्ड नहीं है, वो यूनिक है या कोर है। रिसोर्स है तो यूनिक है, कंपिटेंस है तो कोर है। Unlike other, ZM offers crash courses before exam and free mock exams that contribute to identify deficiency and improving performance. अब ये बताइए, और यूनिक core competence. In a unique approach, ZM conducts career counseling sessions and offers free one-to-one advisory sessions, setting it apart from other accountancy schools. कोर कंपिटेंस है।
ठीक है, यानी यूं समझ लीजिए इससे आगे उसने कोर और यूनिक कंपिटेंस रिसोर्सेज का जिक्र किया है, और इससे पहले थ्रेशहोल्ड ज्यादातर थे कंपिटेंस रिसोर्सेज, इक्का दुक्का यूनिक भी थे पहले, लेकिन इसके बाद उसने जो अनलाइक के लफ्ज के साथ और यूनिक के लफ्ज के साथ ये अल्फाज पहचाने कि इससे वो आपको बता रहा है कि अब जो इस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूं ये चीज सिर्फ इस कंपनी में है, बाकी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। डन जी, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट है कोड ऑफ एथिक्स का, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था बाद में पढ़ाऊंगा, याद है? याद है? एक छोटा सा इसकी तरफ जाने से एथिकल इशू है ना, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ, रॉबिन हुड की कहानी आपने सुनी होगी? नहीं सुनी होगी? चले वो मलंगी डाकू की कहानी सुनी होगी है? अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर नहीं, मलंगी। ये जब गोरे इधर हुकूमत करते थे ना पाकिस्तान इंडिया पे, तो उस वक्त एक डाकू था मलंगी, उसके बारे में मशहूर था, मुझे नहीं पता सच है गलत, कच्चे का नहीं था वो, अमीरों से पैसे लूट के गरीबों में बांटता था। हाँ, वो बल्कि एक पंजाबी में कहावत भी है कि दिने राज फरंगी दा ते राती राज मलंगी दा। हाँ, तो जो मलंगी डाकू था ना, या यूं समझ लीजिए कि रॉबिन हुड था। आपके जाहिरा किताबों में आपने रॉबिन हुड के बारे में पढ़ा। रॉबिन हुड भी के बारे में भी ये मशहूर था कि वो क्या करता था, अमीरों को लूट के गरीबों में पैसे बांट। क्या वो अच्छा काम करता था या नहीं, पूछना ये चाह रहा हूं। कितने लोगों का ख्याल है कि ये जो इस तरह के लोग जो चोरी डाकू करके डकैती करके गरीबों की मदद करते हैं, कितने लोग समझते हैं कि एथिकली करेक्ट है? जरा हाथ। लीगल मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं एथिकल पूछ रहा हूं। कितने स्टूडेंट का ख्याल है एथिकल करेक्ट, फेवर करते हैं इसको? एथिकल तो नहीं है, वरना वैसे कर दो। मोरल अच्छा एथिकल नहीं है, कर तो अच्छा रहे हैं, शाबाश है। नहीं अब भाई छोड़ दे, कंसेप्ट की तरफ आओ उसके बाद। नहीं, और कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि वो गलत कर रहे थे? गलत करते हैं इस तरह के लोग, शाबाश। यही कंसेप्ट है हमारा, डिस्कस एंड पॉइंट एथिक्स एंड रूल एथिक्स इन द लाइट ऑफ। रूल एथिक्स का मतलब क्या है कि आपने वही काम करना है जो सही है, नतीजा कुछ भी हो, नतीजे की परवाह नहीं करनी, रूल या प्रिंसिपल को फॉलो करना है। यह है रूल एथिक्स। क्या करना है? रूल्स को फॉलो, जो सही है वही करना चाहिए, नतीजा कुछ भी हो। और एंड पॉइंट एथिक्स का मतलब क्या? एंड मींस एंड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव, मकसद। के मकसद क्या है? अगर मकसद ठीक है, अगर मकसद ठीक है तो आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो एथिकल है। अगर मकसद गुड है तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो गुड ही समझा जाएगा, चाहे वो बैड क्यों ना समझे, क्योंकि असल मकसद क्या है? एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स में फर्क है। रूल एथिक्स क्या बोलते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, हाँ, असूल को फॉलो करना है, रिजल्ट जो मर्जी है। और एंड पॉइंट एथिक्स क्या है? रिजल्ट को देखें। तो जो लोग कहते हैं रॉबिन हुड या ये मलंगी टाइप के जो डाकू है इनको अच्छा समझते हैं, बताइए वो कौन सी एथिक्स को फॉलो करते हैं? एंड पॉइंट एथिक्स को। और जो इनको गलत समझते हैं वो रूल एथिक्स को। ठीक है जी। क्वेश्चन 5 कह रहा है ANZ प्राइवेट लिमिटेड इज इन डिस्कशन। अभी आपको पता तो चल गया है क्या, अब आपने इसको किसकी बेस पे केस स्टडी सॉल्व करनी है। इज इन डिस्कशन विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर ए क्रूशियल फंडिंग राउंड। ठीक है, वो पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ एक फंडिंग के लिए उनकी डिस्कशन चल रही है कंपनी की। कंपनी को पैसों की जरूरत होगी ना। अकाउंटेंट डिस्कवर दैट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ANZ's अकाउंट रिसीवेबल इज लाइकली अनकलेक्टेबल। तो इन्वेस्टर जो भी होता है, आपको पता है, जो फंडिंग करते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। अब रार अकाउंटेंट है, उसको अंदाजा है कि ये बैड डेट ज्यादा हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए, रिसीवेबल को ज्यादा करके शो करवाया गया है, यानी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए। अकाउंटिंग के एक्सपर्ट है ना आप लोग, पता होगा प्रोविजन रिकॉर्ड। अब देखें, अगर प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं रिसीवेबल कम हो जाएंगे, रिसीवेबल कम हो जाएंगे, एसेट कम हो जाएंगे, एसेट कम हो जाएंगे, हो सकता है इन्वेस्टर्स फाइनेंसिंग ना करें, वो कहें यार ये कंपनी के तो एसेट ही कम है, ये तो लगता है अपने पैरों पे खड़ी होने के काबिल नहीं है।
which would negatively impact the company's financial health and overall stakeholders benefits. जो कि ओवरऑल स्टेक होल्डर के बेनिफिट यानी शेयर होल्डर्स को भी नुकसान होगा, कंपनी डूब जाएगी, लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। ठीक है, अगर ये जिन लोगों के साथ फंडिंग के राउंड चल रहे हैं ना, डिस्कशन चल रही है, उनको बता दिया कि सर डेटर जो है ना, इनसे पैसे आधे ही मिल रहे हैं, पूरे नहीं मिल रहे। अब बताइए अबरार को बताना चाहिए क्या नहीं? ANG's management asked Abrar to temporarily delay recognizing these bad debt to present a more positive financial picture. अब बताइए बताना चाहिए कि नहीं? अगर बता देता है तो फिर तो इन्वेस्टर भाग जाएंगे, काम अच्छा होगा, काम उसने ठीक किया बता के, लेकिन उसका ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट होगा। कंपनी भी गई और एम्प्लॉयज भी गए। और अगर नहीं बताता तो है ये गलत काम, रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बताइए एंड पॉइंट एथिक्स के मुताबिक इसे क्या करना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। और रूल एथिक्स के मुताबिक क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड कर देना चाहिए। सिंपल, चाहे नुकसान हो। हाँ जी, तो ये जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, हमें ये फैसला करना पड़ता है कि हमने, बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, रिश्वत दे के अच्छा काम करवा लेना चाहिए कि नहीं, रिश्वत दे के कंपनी का लाइसेंस ले लेना चाहिए कि नहीं, कंपनी का लाइसेंस मिलेगा, लोगों को रोज़गार मुहैया होगा, हुकूमत को टैक्स हर साल मिलता रहेगा। ठीक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रिश्वत दे के बताएं भाई। अच्छी बात है, बेनिफिट है, नकल लगा के पास हो जाना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। ये कौन से वाले एथिक्स हैं? एंड पॉइंट एथिक्स, एंड पॉइंट भी नहीं है। चले बहरहाल भाई, सब फर्क समझ आ गया आपको दोनों में? रूल एथिक्स और एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से आपके जहन में मकसद आ जाए, वो क्या मैं मारता, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एंड पॉइंट एथिक्स। हाँ जी, और जी नहीं नहीं, ये डिस्कशन है, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। हम ये कह ही नहीं रहे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम सिर्फ दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं एथिक्स के बारे में। कुछ हाँ, कुछ इसको फेवर करते हैं, कुछ इसको फेवर करते हैं। अब बजटिंग ये भी आज ही करेंगे। ना 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 भाई, तीसरी क्लास ऐसे ना कर, मेरी हिम्मत नहीं है तीसरी। मैंने दूसरे क्लास से भी करानी है, अभी कैफ 4 की रहती है, कैफ 7 की रहती है बजटिंग। अच्छा, ये मेरे ख्याल में बजटिंग की हिस्ट्री का सबसे आसान सवाल है आसान। अच्छा, कैलकुलेटर लेके जा मेरा भाई, सारी फिगर साथ साथ कैलकुलेट कर। कॉस्ट का सवाल है, शाबाश। ये सुन ले पहले, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? प्रिपेयर ए बजटेड, अच्छा इसको कॉस्ट कार्ड बोलते हैं। यूनिट का यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने को कॉस्ट कार्ड बोलते हैं, ये आपको पता है? ये आपको कॉस्ट कार्ड बनाना आता है? तो आधा सवाल तो इधर ही हल हो गया। ठीक है, अब देखें, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट समझाना चाह रहा हूँ। प्रिपेयर, अच्छा ये आपको पता है कि कॉस्ट कार्ड बनाते कब है? ना ना ना, हर बजट में तो नहीं बनाते, बजटिंग के हर क्वेश्चन में थोड़ी बनाए। अच्छा, ये कॉस्ट के पर्पस है, सुन लें। अगर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो कॉस्ट बेस्ड, प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो, वैसे तो प्रैक्टिकली बनता ही है, हर केस में बनता है, लेकिन एग्जाम में पता आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टेस्ट करता है। तो किस क्वेश्चन प्रैक्टिकली, आपकी बात ठीक है, हर केस में कॉस्ट का, हर कंपनी कॉस्ट कार्ड बनाती है, लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन में कॉस्ट कार्ड बनता है, कुछ में नहीं। आपने नोट किया ये बजटिंग में? कुछ क्वेश्चन में कॉस्ट कार्ड बनता है, कुछ में नहीं बनता। क्या आपने नोट किया ये? हाँ जी। तो किस में लाजमी है? जिसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी कॉस्ट प्लस कि कॉस्ट प्लस 25% हमारी सेल प्राइस होगी, तो उसमें सेल प्राइस आप तब तक कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ये चीज जब तक कॉस्ट पर यूनिट ना हो। ये इसमें 3 पॉइंट्स में से पहला सबसे अहम पॉइंट था कि कॉस्ट कार्ड इसमें बनाना है। लेकिन याद रखें, इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, जरा मुझे सोच के बताइए। 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कहता है सेल प्राइस कैलकुलेट करो, दूसरे हिस्से में कहता है सेल प्राइस वही होगी जो पहले वाले हिस्से की है। बताइए अब दूसरे वाले पार्ट में
जब सेल प्राइस सेम है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कॉस्ट कार्ड बनाना जरूरी है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं जरूरी? उसने बोला सर उन्होंने बोला नहीं, सीधा टोटल कॉस्ट कार्ड बनाने की बजाय टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते जाए। आई कैप ने दूसरे में भी कैलकुलेट किया हुआ है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, गलत नहीं है वो भी, लेकिन जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट समझे, कह रहे हैं प्रिपेयर ए बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सजेशन मेड बाय फाइनेंशियल कंट्रोलर। ये 2 दफा आपने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। वैसे मेरा बेहतर था आई कैप इसको पार्ट ए और बी कर देता, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचे होंगे एक ही दफा बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, हालांकि इसमें एक दफा नहीं बनाना, 2 दफा, एक दफा बनाना है प्रेजेंट सिचुएशन को अंडरलाइन करें, और एक दफा बनाना है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सजेशन। ठीक है, दोनों ही आसान है। एक चीज, दूसरी चीज मुझे ये बताए, चलें आपकी कॉस्ट काउंटिंग का इम्तिहान लेते हैं। सोच ले, फिक्स्ड FOH 100, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 100, एक यूनिट में कितनी कॉस्ट है? यूनिट फिक्स्ड यूनिट का टोटल पे होती है, पर यूनिट से नहीं होती, वेरिएबल पर यूनिट के हिसाब से चलती है, चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होती है। एब्जॉर्प्शन ओवरहेड की ऐसी की तैसी फेर दी। एब्जॉर्प्शन रेट भी तो कोई चीज होती है भाई। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? फिक्स्ड ओवरहेड का होता है, वेरिएबल का थोड़ी। अगर ओवरहेड्स की एलोकेशन यूनिट्स पे करें तो यूनिट्स से डिवाइड एब्जॉर्प्शन रेट में फिक्स्ड ओवरहेड शामिल होता है कि नहीं होता? तो फिक्स्ड ओवरहेड भी होता है मेरे भाई। अच्छा अब सुने, फिक्स्ड ओवरहेड 100 है, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। फिक्स्ड ओवरहेड है 100, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 100, तो एक यूनिट में कितने फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आएगी? यूनिट कितने हैं सर? जिस यूनिट पर बताइएगा, 100, और फिक्स भी 100। कॉस्ट भी 100। एक यूनिट की एक आएगी। अल्लाह के बंदे, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह, तो करें, या अल्लाह। सवाल ऐसे पूछे जैसे बहुत ही कैलकुलेशन होगी इसमें। नहीं, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है। फिक्स्ड ओवरहेड 100 है, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 100 है, एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, उसमें कितना फिक्स एसेट का ऐसे यूनिट होगा है? पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? 1 रुपया। शाबाश, ये तो मैं वार्म अप कर रहा था। अब अगला सवाल गौर से सुनिएगा। कॉस्ट फार्मूला बता देना मुझे, फार्मूला भी चलेगा अगर एग्जैक्ट ना भी बताएं तो। फिक्स्ड कॉस्ट 100, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड 90। क्यों? क्योंकि जो 10 थे ना वो जाया हो गए थे। एक्चुअल प्रोडक्शन जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो 100 है, 10 का नॉर्मल लॉस हो गया था। टोटल कॉस्ट फिक्स 100, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई अब की बार? 100 नहीं, 9। क्यों? 10 का नॉर्मल लॉस हो गया था। पर यूनिट कॉस्ट बताइए क्या होगी? नहीं रहेगी सर, फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है यूनिट्स के साथ। इफेक्टिव सर नॉर्मल लॉस इसका कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा जो 10 यूनिट्स की। हाँ जी, इसकी cost का तो इसकी कॉस्ट होगी 100 डिवाइडेड बाय 90, 1.1 1.1, 1.1। ठीक है ना? कॉस्ट बढ़ जाएगी, नॉर्मल लॉस है, उसका अलहदा से लॉस रिकॉर्ड नहीं करते, वो कॉस्ट का ही हिस्सा बनता है। कॉस्ट का हिस्सा बनेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। नॉर्मल लॉस जब कॉस्ट का हिस्सा बनेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? अच्छा, कैलकुलेशन के आप एक्सपर्ट है, मैंने ये देखा है। कंसेप्ट जो है ना वो, सर मैं पास और फिक्स चेंज नहीं होता, सर नहीं होता फिक्स ना। भी चेंज हो जाता है। नहीं वो तो होता है हाँ इन्फ्लेशन से हाँ, इन्फ्लेशन के हिसाब से हो जाता है, बिल्कुल। हाँ, टोटल फिक्स चेंज नहीं होता, नहीं होता, पर यूनिट change चेंज हो जाता है जब आपके यूनिट प्रोड्यूस चेंज हो जाए। सर ने लाइन लिखवाई। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, इसके बाद ये आपने गलत बताया ना, मैंने सवाल नहीं करवाना इसके बाद। चलिए हम गलत हम बताएंगे, पूछिए। फिर से ऐसे नहीं, ये एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल होगा। अगर फिक्स्ड ओवरहेड 100, चलिए अब सिंप्लिसिटी के लिए यूनिट
चेंज कर देना फिगर, यूनिट्स प्रोड्यूस 50, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी 2। कैसे आई 2? ये अब आया लाइन पे, डिवाइडेड बाय 50। ठीक है जी। अब फर्ज कीजिए कि यूनिट्स प्रोड्यूस 50 नहीं है 40 हैं। क्यों? क्योंकि 10 का नॉर्मल लॉस हो गया। अब यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? शाबाश, 2 पर कैसे? अब ये 50 नहीं है 40 है। आखिरी सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन। ये जो 10 नॉर्मल लॉस हुआ था ना, इसको बेचा तो ये 10 रुपए में बिक गया, सोल्ड, नॉर्मल लॉस। अब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें। एक माइनस कर दे सर, 1.5 क्या का माइनस कर दे? 10 यूनिट सारे के सारे 10 रुपए के बिके हैं। पूरी लॉट हमने बोरी बनाई, उसकी थैला शापर में डाला, 10 रुपए ले लिए, उस थैला उसको दे दिया। और भाईजान ये फिक्स कम हो जाता है, ये 100 माइनस 10, 100 कॉस्ट ही 10 रुपया रिकवर हो गया, बाकी ये 90 आ गया। अब जो रिवाइज कॉस्ट होगी 90 डिवाइड बाय 40 होगी। वेस्टेज सेल करते हैं फैक्ट्री के अंदर, उससे कॉस्ट ऑफ सेल रिड्यूस होती है। ये कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं कॉस्ट में? हाँ जी, तो वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल से ही लेस होता है। वो तो किसी से भी कर ले, यूनिट कॉस्ट तो कम हो जाएगी, किसी से भी कर ले। क्योंकि मैं एग्जांपल सिर्फ ओवरहेड की लेके चल रहा हूँ, इसलिए ओवरहेड में लेस किया है। अगर मैंने ऊपर मटेरियल भी किया होता ना, मटेरियल में से लेस कर देता, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंसेप्ट ये है, क्या ये जो वेस्टेज बेचने से 10 रुपए मिले, इनसे कॉस्ट रिड्यूस होगी कि नहीं होगी? कंसेप्ट ये है, होगी। सबसे अहम टेक्निकल कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है वो यही है कि उसने कहा है कोई नॉर्मल लॉस है और फिर उसकी वजह से उसको सेल किया है। हाँ जी, तो हमने फिक्स कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से नहीं, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ना उससे डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? एक्चुअल प्रोडक्शन से। और फिर वो जो डिस्ट्रॉय हो गया था, खराब हो गया था मटेरियल, वो जब बेच के पैसे आए उससे कॉस्ट को लेस किया है। तो जब यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना आपने, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी सारी कॉस्ट की उसने यूनिट कॉस्ट दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड की नहीं दी हुई। तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है? फिक्स्ड ओवरहेड, यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइड कर देंगे एक्चुअल प्रोडक्शन से। और अगर जो डिस्ट्रॉय हुआ है यूनिट वो बेच दिया जाए प्रोडक्शन, तो उससे कॉस्ट क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। खत्म, और नहीं है कुछ। बाकी मैथमेटिकली है। आइए जरा करते हैं। कैलकुलेटर सामने रखें, सोल्यूशन अपने सामने रखें। सबसे पहले देखें कॉस्ट, सोल्यूशन अपने सामने रखें, घर जाके आपने कंप्लीट करना है। फिलहाल जो आईकैप का सोल्यूशन सामने रखें। Majestic Alliance is engaged in producing and selling a single product. AZ08. MA is currently preparing its budget for the year ending 31st March 25. The budgeted production volume is set at 300,000 units. तो budgeted production volume कितना है? 3 लाख के 3 लाख चीजें प्रोड्यूस होंगी। The budgeted production cost per unit are as follows. ये पर यूनिट उसने दिया हुआ डेटा, ये हमने यूज करना है कि नहीं आगे चल के पता चलेगा। कह रहा है एडिशनल बजटेड सेलिंग प्राइस ऑफ AZ08 विल बी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस 25%। यानी सेल प्राइस कैसे निकलेगी? कॉस्ट और कॉस्ट में 25% ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब है सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगी। इस वाली इंफॉर्मेशन से पता चला हमने कॉस्ट कार्ड बनाना है। ठीक है, हाँ जी।
अब पहला काम आपका ये है कि आपने कॉस्ट कार्ड बनाएं, यूनिट कॉस्ट बनाएं, कैलकुलेट करें कैसे मटेरियल। अब सोल्यूशन आई आपका सामने रखे, टिक करते जाए, क्योंकि आपने कैलकुलेशन करने पे आए ना तो 1 घंटा और लगा देंगे। वो घर जाके करना जरूर है ये क्वेश्चन। फिलहाल तरीकाकार देखिए, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने में मटेरियल ए में क्या आएगा, 30 kg इंटू 200, देखिए मल्टीप्लाई करके 6000 आता है, टिक लगा दे उसको। सोल्यूशन आपके सामने, टिक लगाते जाए फिगर को। मटेरियल बी 18 kg एट द रेट ऑफ 150, कैलकुलेटर पे टोटल करके देखे वही है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते जाए साथ साथ उसको चेक करने के लिए, टिक लगा ले। स्किल्ड लेबर 4.5 आवर्स पर यूनिट एट 500, वही है। सेमी स्किल्ड लेबर 3.5 आवर्स इंटू 300, वही है। और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स ये कितने हैं, 567। अदर वेरिएबल्स को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये पर यूनिट है, ये उसने खुद से ही दे दिया हुआ है, इसको आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 567 पर यूनिट आ गया। क्या चीज रहेगी पर यूनिट में, फिक्स्ड ओवरहेड। अब उसने चालाकी ये खेली है, फिक्स्ड ओवरहेड उसने नहीं दिए, पर यूनिट नहीं दिए, पर यूनिट हमने कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट्स, ये है बेसिक फार्मूला। लेकिन इसमें 2 मसले हैं। मसला नंबर 1, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। नंबर 2, फिक्स्ड ओवरहेड कम भी हो रहे हैं आपके। कैसे कम हो रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उससे पैसे आ रहे हैं। तो आपने इसको 2 चीजों को एडजस्ट करके कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए जरा, द नॉर्मल डिफेक्टिव यूनिट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन आर 5% ऑफ बजटेड प्रोडक्शन विच कैन बी सोल्ड एट ₹10,000। यानी बजटेड प्रोडक्शन है 3 लाख, तो इसमें लॉस कितना होगा, डिफेक्टिव यूनिट्स कितने होंगे, 5%। 3 लाख का 5%, 1 लाख का 5,000 होता है, 3 लाख का 15,000 हो जाएगा। जिनको बेच सकते हैं कितने में, 10,000 में, तो कितना आ गया 15, नहीं जो लॉस का सेल हुआ है 15,000 इंटू 10,000, 150 मिलियन, लगभग इतना। ठीक है भाई, ये बात समझिए कितने पैसे आए हैं। लेकिन अभी इसको यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये आपकी अदर इनकम है एक तरह से, इसको मेन कॉस्ट में से लेस करना है। Fixed production overheads are budgeted at ₹129.9 million per annum, whereas total selling and admin expenses are budgeted at 3 million. सेलिंग और एडमिन तो नीचे आ जाएंगे, वो तो मसला नहीं, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, जरा गौर से सुन लीजिए। सबसे अहम पॉइंट पूरे क्वेश्चन का, सबसे अहम पॉइंट आने वाला है, पूरे क्वेश्चन का सबसे अहम पॉइंट। ये जो आपने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड है 129.9 मिलियन, जरा कैलकुलेटर पे लिखे या साइड पे सफे पे लिखे 129.9 कर ले, या 129 के साथ कोमा लगा के 900 कर ले, 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए। माइनस करना है इसमें क्या, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। क्यों, कोई बात नहीं, माइनस में आ जाएगा ना, कॉस्ट आ जाएगी। अलग अलग करना है, अलग अलग। आई कैप ने अलग अलग किया हुआ है, आई कैप ने फिक्स्ड ओवरहेड को अलग किया है और नॉर्मल डिफेक्टिव को अलग किया। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। मैं चाह रहा हूं हमें 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप में कर लें। तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारा अगर नेगेटिव आ जाता है कोई मसला नहीं है। हाँ, तो नेगेटिव आ जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, इसका मतलब है। हाँ जी, वो असल में वो मटेरियल में होना चाहिए, असूली तौर पे कंसेप्चुअली ना वो मटेरियल में से लेस हो, क्योंकि वो मटेरियल का वेस्ट है। लेकिन बहरहाल नेट कर लिया आपने, 129.9 में से 15 क्या आया, कॉस्ट आ गई डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन 285,000, ये आपका नेट फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, क्या, फिक्स्ड सेपरेट 129.9 को 285 से डिवाइड कर दें
और फिर इसको 285 से डिवाइड कर दें। फर्क सिर्फ ये होगा, ये कॉस्ट में ऐड होगा क्योंकि एक्सपेंस है फिक्स्ड ओवरहेड, और ये जो सेल करने से पैसे मिले हैं ये लेस होंगे, ये इनकम है। देखें, मैच करें, अलग अलग भी मैच करें और इकट्ठा करके भी देखें, सेम आंसर आता है। सर एक दफा ऐसे ही करें। हाँ जी, ऐसे ही करना है आपको। ये क्यों? cost per unit कैसे? आप पहले कॉमन सेंस बाद में अप्लाई कर लीजिएगा, पहले कैलकुलेशन करके देख लें मैच होती है कि नहीं। मुझे तो ये यहाँ पे कहीं नहीं लगा। गुड यूनिट कितने पर? अब बहन जी अब आपने इसको छोड़ देना प्लीज, अब मेरे साथ चलिएगा, ठीक है? क्योंकि फिर मुझे इधर लगवा के आप खुद उधर करती रहेंगी, फिर आपको समझ नहीं आनी, फिर मुझे दोबारा करवाना पड़ेगा। तसल्ली से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 129.9 मिलियन। ये है जी 129.9। मैं इसको अब एग्जैक्ट पूरा ही कर रहा हूँ, मैं अब रिस्क नहीं लेने का, अब रिस्क नहीं लेने का। 129.9 मिलियन ये आपने लिख लिया। डिवाइड करें, ये टोटल ओवरहेड है, डिवाइड करना है एक्चुअल प्रोडक्शन से, वो कितनी है? 285,000। 285 कैसे आया भला, आप ये बताएं। 5% का लॉस। हाँ 5% का लॉस आ गया। डिवाइड करें 285,000, क्या आंसर आया? हाँ वो देखिए आया उधर कोई है, टिक लगा ले। ओके, अब आगे चलते हैं। अब वो जो बेचा था वो कितना बेचा था? 3 लाख का 5% यानी 15,000। किस हिसाब से? 10,000 से। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये टोटल पैसे आ गए, टोटल पैसे आ गए ना। अब ये कॉस्ट कम होगी, कितने की कम होगी? 285 डिवाइडेड बाय करें 285, कितना आया? 526। देखिए उधर है लेकिन ये नेगेटिव में होगा क्योंकि ये इनकम है ना, इसे कॉस्ट कम आ गया जी। अब इन दोनों का नेट करके देखें क्या आता है इन दोनों फिगर्स का, जो प्लस और माइनस वाली है। ठीक है, नहीं अब लॉजिक भी आ गई ना। एक ये आपका पार्ट ए हो गया, अभी खत्म नहीं ना भैया, ऐसे नहीं। प्रॉफिट मार्जिन जरा स्मूथ ना ना ना, आपके सारे सवाल तो ये भी सारे सवाल करके भेजना है आपको, ऐसे नहीं भेजना। बिस्किट या जूस मंगवा लो, वो घर आए हो बिस्किट जूस मंगवा लो। नहीं सर हम ये बढ़िया है ये तो सही। अब चलते हैं आगे। अच्छा लगा उसका सोच क्या है। हाँ सेल प्राइस, सेल यूनिट कितनी आई? यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट का हाँ जी, ऐड करके। तो अब इससे सेल प्राइस कैसे निकलेगी? इसको मल्टीप्लाई कर ले 1.25 से। वो कह रहा है कॉस्ट प्लस 25% सेल प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्लस 25% का मतलब कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1.25, और C प्लस P इज इक्वल टू SP, ये चीज। दोस्ती वक्त आसान फार्मूला। अच्छा सब कुछ किया था, 5 ही बचे। भी कसमें खा खा के कह रहा था सर मेरी आखिरी फरमाइश, आखिरी फरमाइश, फिर फरमाइश कर दिया तुमने। बिल्कुल कम से कम टीम से शेयर कर दो। द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंशियल, भाई आगे सेल प्राइस देखिए आ गई है, सेल प्राइस से यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अजीब बात है, उसने 3 लाख से मल्टीप्लाई करना था, 3 लाख से नहीं किया सेल प्राइस को। हाँ स्क्रैप हो गया ना, ये है कॉन्सेप्ट, ये है कंसेप्ट, स्क्रैप हो गया। ऐसा क्या सकते हैं इस पॉइंट में कि इसको 295% से और इसमें प्लस कर दें वही, और सेल की इकट्ठी फिगर दे दें। ऐसे हाँ, इसमें जमा करके सेल की इकट्ठी फिगर दे दें, इधर ना शो कराएं। नहीं 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 नहीं, भाई का क्वेश्चन ये है कि सर वो जो नीचे स्क्रैप सेल किया है वो मेन सेल के साथ ऐड कर सकते हैं? नीचे स्क्रैप नहीं, क्योंकि स्क्रैप सेल हमारी कॉस्ट को अफेक्ट करता है, उससे कॉस्ट लेस होती है। अगर आप स्क्रैप सेल को मेन सेल के साथ ऐड कर देंगे ना, तो वो फिर इसका मतलब है कॉस्ट आपकी ओवरस्टेटेड हो जाएगी, वो सेल्स भी ओवरस्टेट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी। काउंटिंग में नहीं पड़ते, अदर इनकम को आपने सेल्स में नहीं इंक्लूड करना, उसे अदर इनकम में रखना है, ठीक है? तो जो फैक्ट्री की स्क्रैप सेल होती है ना, वो ऑपरेटिंग की अदर इनकम नहीं होती, फिर वो उसकी कॉस्ट में से लेस होगी। द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंशियल, अब ये आधा हो गया क्वेश्चन आपका एग्जिस्टिंग के मुताबिक। अब सिर्फ चेंज है, यानी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करनी है।
कह रहे न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंशियल कंट्रोलर सजेस्टेड फॉलोइंग रिवीजन टू द करंट पॉलिसीज बिलीविंग दे वुड improve MS profitability. Currently 40% of sale comprises credit sale. He proposed offering a 3% discount for upfront cash payment that would increase the total sale volume by 5%. याद है वो ब्रेकअप दे दिया करता था फाइनेंस में, वो रोज एंटरप्राइज वाला सवाल किया था, रोज इंडस्ट्रीज वाला, उसमें भी शायद इस तरह का था। पिछले साल टोटल क्रेडिट सेल थी, इस साल वो कह रहा था कैश भी करे, या पिछले साल कैश होती थी, इस साल कह रहा है क्रेडिट भी करे, बाइफरकेट करवाता था, ये भी बाइफरकेट करवा रहा है। कह रहा है 3% कैश पेमेंट दे दे, जिससे क्या होगा कि क्रेडिट सेल कम 20% हो जाएगी, यानी पहले टोटल सेल बढ़ेगी। इस वक्त टोटल सेल कितनी है? 285,000। जब कैश भी अनाउंस कर देंगे तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 285,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 299,250। अब ये टोटल सेल आ जाएगी कैश के बाद, ऐसा ही है। अब इसमें से 20% कौन सी है? क्रेडिट, और 80%। तो क्रेडिट और कैश को अलग अलग क्यों करवा रहा है? क्योंकि जो कैश सेल्स है उस पर 3% डिस्काउंट होगा। तो जो हमारी कैश सेल होगी वो जरा कैलकुलेशन देखिए क्या होगी। कैश सेल होगी 299,250 मल्टीप्लाइड बाय 80% मल्टीप्लाइड बाय जो पिछली सेल प्राइस थी, और मल्टीप्लाइड बाय 0.97। ये कैश सेल है, देख कैलकुलेट करके देखिए, सेम है। और क्रेडिट सेल कितनी होगी? 299,250 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई जो पिछली प्राइस थी ओरिजिनल। हाँ करें करें, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कोई जल्दी नहीं है, करें करें तसल्ली से करें। कैलकुलेटर किधर है भाई का? कैलकुलेशन कर, कैलकुलेशन कर। सेल्स आगे आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, आगे चलूँ ना? ओके इजाजत है। Implementing strict quality control is recommended to improve quality of procured material, which would reduce the number of defective units to 3% of total production. However, these controls would increase fixed production overhead by rupees 2 million. Fixed production में तो जितना कितना था 29, जितना भी था उसमें 2 million ऐड हो जाएगा। अब ये तीसरा और आखिरी टेक्निकल पॉइंट इस सवाल का, वो कह रहा है जो वेस्टेज है ना वो 3% हो जाएगी। इसका मतलब है यूनिट सोल्ड जितने हुए हैं ना, पिछले पुरानी स्कीम के मुताबिक यूनिट्स प्रोड्यूस 100 थे तो यूनिट सोल्ड 95 थे। नई स्कीम के मुताबिक यूनिट्स प्रोड्यूस जितने भी होंगे, यूनिट सोल्ड कितने होंगे? 97। तो उसका मतलब ये हुआ जितने यूनिट सोल्ड हैं उसमें से यूनिट्स प्रोड्यूस निकालने हो, कैसे निकाल लेंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस निकालने हो कैसे निकालेंगे? ये 299,250 कितने यूनिट सोल्ड है, ये 3% वेस्टेज के बाद है। पिछले सवाल में, पिछले पार्ट में 5% वेस्टेज के बाद था 285। तो 285 को ग्रॉस कर वो हाँ जी। अब यहाँ पे जो सेल्स यूनिट्स कितने हैं? 299,250 ये यूनिट सोल्ड है। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हर कास्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए 299,250 सोल्ड इतनी है ना, हाँ जितने प्रोड्यूस हुए उसके साथ कॉस्ट। हाँ, जितने प्रोड्यूस हुए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है कि जितने सोल्ड हुए हैं उनके साथ प्रोड्यूस हुए हैं। तो क्या प्रोड्यूस और सोल्ड सेम है कि फर्क है? कितने का फर्क है? 3%। ये चीज तो ये सोल्ड है, ये कम है, प्रोड्यूस वाले ज्यादा होंगे। तो इससे प्रोड्यूस पे पहुंचना है, कैसे पहुंचे? डिवाइड 0.97 308,505। देखिए यही है। अब देखिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए उसने यही किया यूज, 3085। समझ रहे हैं? फिर से पिछले साल के यूनिट सोल्ड थे 3 लाख, सॉरी यूनिट प्रोड्यूस थे 3 लाख,
सोल्ड थे 285, ऐसा ही है। हमने दोनों फिगर को यूज किया, क्यों? 285 को सेल, वो गुड यूनिट थे, सेल्स कैलकुलेट करने के लिए 285 को यूज किया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए 3 लाख को, क्योंकि बने तो 3 थे। अब रिवाइज स्कीम के मुताबिक आ जाए, इसमें परसेंटेज डिफेक्टिव की 5 से कम होकर कितनी हो गई है? 3%। तो इसमें भी यूनिट सोल्ड, इसका मतलब है अब कितने होंगे? 97%। और यूनिट प्रोड्यूस कितने होंगे? 100। अब हमने यहां पे भी चूंकि यूनिट कॉस्ट हमारे पास है और हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जब हम रिवाइज्ड स्कीम के मुताबिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यूनिट कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? यूनिट सोल्ड के साथ के यूनिट प्रोड्यूस के साथ? तो यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? सादा सा सवाल मेरा बता दे। जितने सोल्ड है यानी 299,250 डिवाइडेड बाय 0.97। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कि सोल्ड सेल्स कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट यूनिट है, कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेल्स कैलकुलेट करते हुए डिफरेंट यूनिट्स हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए डिफरेंट यूनिट्स हैं। क्यों 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 क्यों? क्योंकि कुछ डिफेक्टिव यूनिट हो गया ना, वो बने तो थे, बिक नहीं सके, मेन सेल में नहीं बिक सके, स्क्रैप में बिके हैं, वो मेन सेल में नहीं आएंगे क्योंकि वो रेगुलर प्राइस पे थोड़ी बिके। पुरानी स्कीम जो थी उसमें भी यही था, ओरिजिनल रिवाइज में भी यही है। कुछ समझ आया? बस फर्क टेक्निकली ये था, उसने यूनिट्स प्रोड्यूस दिए थे, उससे हमने सोल्ड कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे यूनिट सोल्ड दिए हैं, उससे प्रोड्यूस कैलकुलेट कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 0.97 करें तो अलग आंसर आता है, अगर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 103 कर दें तो अलग आता है। तो 103 नहीं करना मेरा भाई, क्योंकि ये जो आपके पास सेल्ड आए हुए हैं ना, ये ऑलरेडी 97% है। जो पहले 5% इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम, वो अब टोटल सेल है, वो प्रोडक्शन का 97% है। जो 5% इंक्रीज हुई है ना सेल्स, वो इस साल की प्रोडक्शन का 97% है। अब हमने सेल सही कैलकुलेट कर ली, उसको नहीं छेड़ना। अब सेल से हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं वो कैलकुलेट करने हैं। 3% लॉस ऐड करना है। हाँ जी, 3% लॉस ऐड करना है। गलत तो नहीं बोला? नहीं सही बोला, सही बोला, लेकिन ऐसे ही ना कर दीजिएगा कि कंसेप्ट यही है कि उसका 3% ऐड करना, नहीं उसको 97% करके क्रॉस करना। जी जी शुक्र है। बाकी सारी कैलकुलेशन देखे सेम है, सिर्फ अब वो ये कह रहा है जो पहले ओरिजिनल में की थी कि अब की बार एक नई कॉस्ट आ जाएगी पैकिंग मटेरियल 200 पर गुड यूनिट, और पर गुड यूनिट कितने हैं? 299,250। ये पैकिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और रिडक्शन ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है, स्किल्ड लेबर को 0.95 से मल्टीप्लाई कर देना है, वेरिएबल ओवरहेड का 0.85 से कर देना, बाकी सारा सेम। कैलकुलेशन करके देखिए सारी रिवाइज में। बाकी सारा सेम है, सिर्फ यूनिट्स कैलकुलेट करना है आपने, यूनिट्स। कैलकुलेशन हो गई है? जरा मुझे इसकी कैलकुलेशन दिखाएं, रिडक्शन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड बाय 15%। किधर की है कैलकुलेशन, दिखाएं। इसी पे करनी है ना? हाँ कैलकुलेटर पे कर दो, मुझे फिगर मैच करवा दो, छुट्टी दे दूंगा। आप मुझे स्किल्ड लेबर की फिगर कैलकुलेट करके दिखाएं, आप मुझे सेमी स्किल्ड की फिगर कैलकुलेट करके दिखाएं,
आप पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाएं, शाबाश। ये पुरानी सर क्या कैलकुलेट किया है? वेरिएबल ओवरहेड कैसे? 15% रिडक्शन जो पिछले साल का रेट था उसको 5 0.85 से 5% 0.85 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये इस साल की एक ही आ गई, और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई, टोटल प्रोड्यूस प्रोड्यूस कितने हैं? 308 505 299,250 नहीं, सर वो तो सोल्ड के हैं। ये चीज आंसर मैच हुआ सोल्यूशन के साथ, स्किल लेबर यस सर हो गया, शाबाश। आपका किधर है स्किल लेबर का? मुझे टोटल बताएं, टोटल यूनिट नहीं, 2137.5 ठीक है। 08505 ये टोटल है स्किल लेबर। मैच करें, फिगर किधर आ रही है? तो उन्होंने वही पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा, बट ठीक है, पर यूनिट का ये था 2137। 2137 ठीक है। आपने कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी? सेमी स्केल्ड की। हाँ जी करें, 25%। पिछले रिवाइज ओरिजिनल में कितनी थी सेमी स्किल्ड की? सेमी स्किल्ड, हाँ जी 1050। अब करें 1050 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ 75, शाबाश करें, और मल्टीप्लाइड बाय 75 करके देखें, वही आ गया ना 105 787.50, ये एक यूनिट की है। और मल्टीप्लाई कितने से करना है? जो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए वो कितने हुए हैं? 30850। उसने वेरिएबल कास्ट सारी इकट्ठी करके एक ही दफा यूनिट प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमें आदत है हमारे को अलग अलग शो करवाते हैं, दोनों तरीके ठीक है। आपका भी हो गया कैलकुलेट, शाबाश। तो ये अगेन स्टार्ट में जो बात कही थी वही फिर कहूंगा, मेरे ख्याल में ये बजटिंग में सबसे आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल कॉस्ट को मैच कर रहा था, बिल्कुल सारा कॉस्ट, cost apply की है। शाबाश। कुछ भी नहीं था, बजटिंग वाला नहीं अप्लाई हुआ, सारा चले, cost हाँ जी apply बिल्कुल ठीक है, कोई कम्प्लेक्स नहीं था। वर्क कॉस्ट इतनी आसान होती है ना कर यार। नहीं सर आसान नहीं थी, अच्छा अच्छा आसान है, अच्छा ओके 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 ठीक है ठीक है। चलिए नहीं, वन वर्ड आंसर दीजिए, आपके ख्याल में क्या ये क्वेश्चन इजी था या डिफिकल्ट? मॉडरेट था, चलें ठीक है। बजटिंग का मॉडरेट हो जाना भी बहुत है, 13 में बजटिंग का 8 नंबर आ सकते 8 नंबर बस, ठीक है शाबाश। तो लेकिन चांसेस है कि इस दफा शायद बजटिंग का क्वेश्चन ना पूछे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूछ ले, लेकिन बहरहाल आपको पता है ना 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 एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन कारपेट फिर भी करता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब की बार बजटिंग ने, पक्की बात कोई नहीं है भैया, हम छोड़ के चले थे। पक्की बात नहीं है, ऐसे ना कर, सारा कुछ पढ़ के छुड़वाना होता तो मैं पढ़ाता ही ना ये, ठीक है। एमसीक्यूज में फिर भी पूछेगा, एमसीक्यूज में फिर भी कोई ना कोई पूछेगा जी, हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। चलिए अब ये मेहनत करते रहना आपने, तो हाँ जी अगली क्लास कौन सी करवानी है अब? हाँ जी, तो ये था हमारा प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन। अब एक जूम मीटिंग मैंने आपकी रखनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेट कर दूंगा, उसमें आपके कोई क्वेश्चन हुए तो वो पूछ लीजिएगा। इस लेक्चर का हम यहाँ पे अब अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।